नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। हवाला दिया गया कि राहुल गांधी अगर गए तो वहां हिंसा और भड़क सकती है। सवाल यह है कि जब 24 नवंबर को यह हिंसा हुई, उसके 11 दिन हो चुके हैं। ऐसे में क्या 11 दिन के बाद प्रतिपक्ष नेता जो लोकसभा में बैठते हैं वो हिंसाग्रस्त इलाके में नहीं जा सकते हैं? क्या पूरे देश की पुलिस, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस, इस मामले को संभाल नहीं सकती है और उन्हें सुरक्षित वहां पर दौरा करने का मौका नहीं दे सकती है? आखिर किस वजह से राहुल गांधी को रोका गया? क्या संभल में जो 24 नवंबर को हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद जो दंगे भड़के और लगातार संभल में इंटरनेट बंद रखे जा रहे हैं, वहां पुलिस बल तैनात किए गए हैं और अब वहां पर किसी भी नेता को जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को वहां जाने से रोक दिया गया था। अब राहुल गांधी को वहां जाने से रोका गया है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी साथ थी। राहुल गांधी ने पुलिस को यह भी ऑफर दिया कि आप मुझे सिर्फ अकेले ही जाने दीजिए, आप अपने पुलिस के जवान मेरे साथ लगा दीजिए, मैं सिर्फ वहां का दौरा करके वापस लौटना चाहता हूं। लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद एक बड़ा पद होता है। ऐसे व्यक्ति को आखिर हिंसाग्रस्त क्षेत्र में दौरा करने की परमिशन क्यों नहीं दी जा सकती है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस या बाकी जो पुलिस बल तैनात किए गए हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि एक नेता के दौरे से हिंसा भड़क सकती है और उसको वो काबू में करने में नाकाम रहेंगे? सवाल ये उठता है कि हर बार जब भी कहीं हिंसा होती है और वहां पर विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें हवाला दिया जाता है कि हिंसा भड़क सकती है। हिंसा भड़क सकती है तो पुलिस बल उसके लिए है। पुलिस बल को तैनात इसलिए ही किया जाता है ताकि वह ऐसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों को रोक सके। इससे पहले भी मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी जाना चाहते थे तो उन्हें भी रोका गया था। इससे पहले उन्हें आसाम में रोका गया था। देश में जहां भी हिंसा होती है और वहां जब विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि वहां हिंसा भड़क सकती है। आखिर केंद्र सरकार किस लिए है? क्या एक बार हिंसा भड़कने के बाद विपक्ष के नेता को इतना अधिकार नहीं है कि वो इस क्षेत्र का दौरा कर सके, वहां के लोगों से मिल सके, वहां के लोगों को बात कर सके? राहुल गांधी जाते अगर संभल तो वहां के लोगों से मिलते, उनसे बात करते, उनकी हालात को जानते कि पुलिस ने उनके साथ क्या जाति की है या उनका पक्ष क्या है इस पूरे मामले में। लेकिन गोदी मीडिया को छोड़कर कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही है और गोदी मीडिया क्या दिखाती है आप सभी को मालूम है। सरकार जो सोचती है या सरकार जो चाहती है वही खबरें गोदी मीडिया के द्वारा देश के सामने रखा जाता है। इसीलिए विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जाता है ताकि सच्चाई बाहर ना आ पाए। संभल में हिंसा कोई नई नहीं है। इससे पहले यूपी के कई शहरों में लगातार एक के बाद एक हिंसा का दौर चालू है और इन सब के पीछे एक ही मामला है। हिंदुत्ववादी और हिंदू के नाम पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है उसी की वजह से हिंसा हो रहे हैं। संभल में एक मस्जिद के सर्वे के लिए टीम गई थी और इस सर्वे टीम का कहा जा रहा है कि मस्जिद में लोग जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद जो हिंसा भड़की वो आज तक हिंसा जारी है और वहां लगातार कर्फ्यू का दौर जारी है। लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं, इंटरनेट की सेवा रोक दी गई है और अब विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है। आखिर संभल का सच कैसे बाहर आएगा? अगर विपक्ष के नेता बाहर जाएंगे नहीं, लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, वहां की लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो संभल का सच आखिर बाहर कैसे आएगा? कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मामला पूरी तरह से काबू में है? क्या इसी तरह से काबू में किया जा सकता है कि पूरी पुलिस तैनात कर दी जाए और प्रतिपक्ष के नेता को वहां घुसने नहीं दिया जाए, उन्हें आम लोगों से मिलने नहीं दिया जाए? सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बार बार उत्तर प्रदेश में हिंसा का ये दौर क्यों शुरू हो रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से विसर्जन के दौरान, एक जुलूस के दौरान
एक परिवार पे हमला किया गया था और उस परिवार की तरफ से जब इसका विरोध किया गया तो उसके घर की युवक की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। गोपाल नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी और गोपाल नामक यह युवक मुस्लिम परिवार के छत पर चढ़कर वहां के हरे झंडे को निकालकर भगवा तिरंगा फहरा रहा था। आखिर पुलिस प्रशासन के सामने इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है किसी भी युवक और किसी भी व्यक्ति को? अगर किसी घर में हरा झंडा लगा भी है तो ये पुलिस प्रशासन का काम है देखने का कि आखिर ये क्यों लगाया गया है, और वह सवाल करेंगे, वो उनसे बात करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर एक आम व्यक्ति को क्या हक बन जाता है कि किसी के छत पे चढ़ के आप उसका झंडा निकालते हैं और फिर घर में कोहराम मचाते हैं या हमला करने की स्थिति में आते हैं? इसके विरोध में जो हुआ उसके बाद से तमाम तरह की हिंदूवादी राजनीति हावी है और अब एक के बाद एक मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की कहानी गढ़कर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसके बाद इसकी खुदाई की मांग की जाती रही है। अभी संभल में ये हुआ है। इसके बाद अजमेर शरीफ में भी जो दरगाह है, जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, उसमें दुनिया भर के लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, उसके नीचे भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिर 500 साल पहले, 250 साल पहले वहां उनके नीचे क्या था ये कैसे पता चल जाता है? सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर इस तरह की राजनीति हमें कहां ले जाएगी? क्या अब ये मान के चला जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो वो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, कल अगर किसी दूसरे दल की सरकार आती है, वो धर्मनिरपेक्ष होती है या एंटी बीजेपी होती है, तो क्या वो उस मंदिर के नीचे मस्जिद खोजेगी? क्या इस देश में यही काम बाकी रह गया है कि हम मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते रहे? हमारे देश में क्या हालात है स्कूलों के, क्या हालात है कॉलेजों के, क्या हालात है रेलवे के, क्या हालात है नौकरी के, क्या हालात है महंगाई के? आखिर इस पे नजर कौन डालेगा? लोग महंगाई से त्रस्त हैं, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जब किसान बॉर्डर पे आकर आंदोलन करते हैं तो आप 160 किसानों को जेल में बंद कर देते हैं। आखिर किस तरह से लगातार आवाज दबाई जा रही है और इस तरह से आवाज दबाकर क्या सच्चाई से मुंह फेरा जा सकता है? सिर्फ मंदिर, मस्जिद और पाकिस्तान, बांग्लादेश करने से, घुसपैठिए करने से क्या हम विकास की तरफ बढ़ेंगे या हम दकियानुसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? ये समाज कहां जा रहा है? आखिर हम कब तक मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजते रहेंगे? कब तक मंदिरों को या मस्जिदों को गिराकर हम अपनी राजनीति को चमकाते रहेंगे और लोगों को चुनाव के समय वोट के लिए बांटकर, धर्म के नाम पे बांटकर कब तक राजनीति की जाएगी? आखिर कब इस देश में बच्चों को क्या मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार का क्या होगा, महंगाई की मार कम होगी और आम लोगों का जीवन कैसे सुखमय होगा, इस पर विचार कब होगा? आखिर कब तक हम इन्हीं राजनेताओं के इसी तरह की राजनीति के शिकार होते जाएंगे? महाविकास आघाड़ी और महायुति महाराष्ट्र चुनाव में आमने सामने थी और चुनाव परिणाम जो सामने आया उसने एक बात और साबित कर दी कि क्या इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या हम आज भी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे और मुस्लिम से अलग रहो, क्रिश्चियन से अलग रहो, हम अलग हैं, हम हिंदूवादी हैं, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे? महाराष्ट्र में जो परिणाम आया है उसने तो इसी बात की तरफ इशारा किया है कि हमारे वोटर्स को अब महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन कोई मुद्दा नजर नहीं आता है। हमारे वोटर्स को अब दलों को तोड़कर दूसरे दलों में शामिल होना और सत्ता के लिए अपने विचारों को त्यागना कोई बड़ा मुद्दा नजर नहीं आता है। उन्हें मुद्दा नजर आता है कि कहाँ मंदिर बनना चाहिए, कहाँ की मस्जिद गिराई जानी चाहिए, कब इस देश में हिंदूवादी राष्ट्र साबित हो। इन्हीं तरह के मामलों में हम अगर फंसे रहे तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे हमसे जरूर सवाल करेंगे कि आखिर आपके वक्त में हो क्या रहा था,
क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के सामने जब जॉब का संकट खड़ा होगा, जब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, तो वो जरूर आपसे सवाल करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आज आप खुद से सवाल करें और सवाल करें कि आखिर हम किस तरह की राजनीति को सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक, हर जगह एक ही तरह की राजनीति चल रही है। अब दिल्ली में फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब निश्चित रूप से दिल्ली में कुछ समय के बाद वहां नेताओं का जमावड़ा शुरू हो जाएगा और वही हिंदूवादी राग, वही कटोगे तो बटोगे, वही एक रहोगे तो सेफ रहो के नारे गूंजने लगेंगे। मुझे मालूम है आप कभी भी स्कूल की बात नहीं करेंगे, आप कभी कॉलेज की बात नहीं करेंगे, आप कभी युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, ना आप गरीबों के मकान की बात करेंगे, ना आप किसानों के दाम की बात करेंगे और ना आप किसानों की आत्महत्या की बात करेंगे। आप सिर्फ बात करेंगे कि कैसे हम हिंदूवादी राष्ट्र बने, हम कैसे मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजकर मस्जिदों को गिरा दे, हम ये तय करेंगे कि कौन सी जमीन किसकी है और किस जमीन पर बेवजह से या अवैध रूप से मस्जिद बनाए गए हैं। अकबर ने क्या किया, बीरबल ने क्या किया और तमाम जो मुगल शासक हैं उन्होंने क्या। हम यही खोजते रह जाएंगे आखिर हमारे राष्ट्र के विकास का क्या होगा। क्या हम मूलभूत सुविधाओं से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेंगे या इन्हीं तमाम मुद्दों में अटके रहेंगे? ये सवाल बहुत जरूरी है। इन तमाम सवालों पे आप जरूर विचार कीजिए और समझिए कि आखिर हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।